नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो कल साथियों आप लोगों ने हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जलवायु को पढ़ा। चूँकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, इसलिए नई स्फूर्ति के साथ, नई ताजगी के साथ और नई ऊर्जा के साथ आज आप लोग हमारे साथ पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। तो देखते हैं जो लोक नृत्य होते हैं साथी। लोक नृत्य, लोक का मतलब होता है आम लोग, आम लोग, अर्थात कह सकते हैं कि जो पब्लिक के लोग हैं, जो जनता है या आम लोग हैं, तो आम लोगों द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उन नृत्यों को क्या कहा जाता है? लोक नृत्य कहा जाता है। अर्थात लिख सकते हैं कि आम लोगों द्वारा किए जाने वाले नृत्य क्या कहलाते हैं? लोक नृत्य कहलाते हैं। ये जो लोक नृत्य होते हैं, आखिर जो व्यक्ति इन लोक नृत्यों को देखता है तो उसे इनसे क्या प्राप्त होता है, क्या हासिल होता है? आखिर उसे इन लोक नृत्यों को देखने के बाद क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो प्यारे साथियों, इन लोक नृत्यों में बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। उस क्षेत्र की, जिस क्षेत्र का ये लोक नृत्य होता है, उस क्षेत्र की कहीं न कहीं जो सामाजिक स्थिति है वो इससे प्रदर्शित होती है। उस क्षेत्र की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सांस्कृतिक स्थिति है, वो स्थिति भी इससे प्रदर्शित होती है। उस क्षेत्र के जो भी संस्कार हैं, संस्कार इसमें समाहित होते हैं। तो हमें इन बहुत सारी चीज़ों की जानकारी इनसे प्राप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो लोक नृत्य होते हैं, इनसे हमें जो जानकारी मिलती है तो क्या मिलती है? उस क्षेत्र की सामाजिक स्थिति की जानकारी, ठीक है। इसी तरीके से उस क्षेत्र की जो सांस्कृतिक विरासत या धरोहर की जानकारी प्राप्त होती है कि उस क्षेत्र की सांस्कृतिक स्थिति क्या थी और आज क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में इन लोक नृत्यों के माध्यम से पता चलता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र की कहीं न कहीं जो संस्कार हैं, संस्कारों के बारे में पता चलता है। तो प्यारे साथियों, लोक नृत्य से सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। जिस क्षेत्र का भी लोक नृत्य होता है, उस क्षेत्र की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और संस्कारों, उस क्षेत्र में किस तरीके के संस्कार हैं, उन संस्कारों के बारे में भी लोक नृत्य से जानकारी मिलती है, ठीक है। ये जो लोक नृत्य होते हैं प्यारे साथियों, ये स्वतंत्र होते हैं, किसी नियम में नहीं बंधे होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इन लोक नृत्यों को करने के लिए कोई भी नियम जरूरी नहीं है। बहुत सारे नृत्य ऐसे हैं जिनमें नियमों की ज़रूरत होती है। जो लोक नृत्य नियमों में बंधे होते हैं और उन्हें उन नियमों के अनुसार ही संचालित होना पड़ता है, लेकिन इनके लिए किसी भी नियम की ज़रूरत नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं प्यारे साथियों कि ये जो लोक नृत्य होते हैं, ये लोक नृत्य स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अर्थात किसी नियम की ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है। तो ये जो लोक नृत्य हैं ये कब किन अवसरों पर ये लोगों द्वारा किए जाते हैं? तो अगर अवसरों की बात करें कि किन अवसरों पर इन्हें प्रदर्शित किया जाता है, ये नृत्य लोगों द्वारा किए जाते हैं, तो जब भी कोई शादी विवाह होता है या हम कह सकते हैं घर में किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी भी त्यौहार के समय या परिवार में कोई भी हर्षोल्लास होता है तो इन्हें कहीं न कहीं किया जाता है। कह सकते हैं कि त्योहारों के अवसर पर ठीक है। इसी तरीके से विवाह आदि होते हैं, विवाह ठीक, बच्चे के जन्म पर ठीक। इसी तरीके से अगर फसल कटाई के अवसर पर भी होता है, फसल कटाई जब व्यक्ति कर लेता है उसके बाद ये कहीं न कहीं लोक नृत्य किए जाते हैं, या अच्छी वर्षा के लिए भी होता है। अच्छी वर्षा लोग इन नृत्यों को करते हैं कि कहीं न कहीं भगवान खुश होगा और अच्छी वर्षा होगी और उनकी फसल भी अच्छी होगी। इसी तरीके से जो भी अन्य जो हर्षोल्लास के अवसर जो होते हैं, इन अवसरों पर इन लोक नृत्यों को प्यारे साथियों किया जाता है। ठीक है। इसमें जो मुख्य तत्व होता है, मुख्य जो तत्व होता है वो संगीत होता है। इनमें संगीत हमेशा एक अभिन्न तत्व के रूप में मौजूद होता है, बिना संगीत के ये नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखते हैं कि ये जो लोक नृत्य हैं, आप लोगों को केवल 5 क्षेत्रों के लोक नृत्य पढ़ने हैं। कितने? 5 क्षेत्रों के। कौन कौन से? पहला क्षेत्र है आपका ब्रज क्षेत्र, ठीक है। दूसरा अवध, और तीसरा बुंदेलखंड, चौथा पूर्वांचल, और पांचवा बघेलखंड। प्यारे साथियों, ये 5 जो क्षेत्र हैं, ये जो बघेलखंड का जो क्षेत्र है इसमें केवल सोनभद्र और कहीं न कहीं जो इलाहाबाद का या प्रयागराज का पूर्वी हिस्सा आता है, पूर्वी हिस्सा। बाद बाकी जो बघेलखंड है इसमें कहीं न कहीं इसका विस्तार मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो सोनभद्र और प्रयागराज का जो पूर्वी हिस्सा है ये बघेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। तो ये जो क्षेत्र हैं प्यारे साथियों, इन क्षेत्रों की क्या स्थिति है, ये कहाँ पर हैं, तो इनको भी एक बार समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि ब्रज क्षेत्र कहाँ पर पड़ेगा, अवध कहाँ पर पड़ेगा, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, बघेलखंड, ये सारे क्षेत्र कहाँ पर हैं। सबसे पहले इन क्षेत्रों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए और इसके बाद आप लोक नृत्यों को पढ़ें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो देखते हैं कि ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया है ललितपुर के बाद ये आपका सोनभद्र के बाद ये बलिया हो गया और ये बिजनौर होते हुए इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ये क्षेत्र कहीं न कहीं इसको पश्चिमी क्षेत्र भी कहते हैं और ये ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ब्रज क्षेत्र।
ठीक है। मुख्य रूप से अगर देखें तो जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र में कुछ जिले मुख्य रूप से शामिल हैं, लेकिन ये जो पूरा हिस्सा है इसे कहीं न कहीं ब्रज क्षेत्र ही बोलेंगे, कहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है साथी। यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका अवध, क्या है, अवध क्षेत्र। और ये जो हिस्सा है ये पूर्वांचल है, पूर्वांचल, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मथुरा है, क्या है, मथुरा। और यहाँ पर ये पड़ता है आगरा, आगरा, ठीक है। मथुरा, आगरा। थोड़ा अगर इधर और बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको पड़ेगा, ये मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, ठीक है। क्या मिलेगा, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के और उधर बढ़ोगे तो यहाँ पर मैनपुरी पड़ता है, क्या पड़ता है, मैनपुरी, ठीक। मैनपुरी के और उधर बढ़ोगे तो क्या क्या मिलेगा साथी, इधर पड़ेगा एटा, क्या पड़ेगा, एटा। और एटा के बाद उधर पड़ेगा आपका बदायूं, बदायूं। और बदायूं के बाद अगर देखें तो ये शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, ठीक है। और इसके बाद ये पड़ेगा पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक है साथी। तो ये जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत, इधर वाला ये पूरा क्षेत्र ये आपकी सीमा रेखा है। इस सीमा रेखा के इधर का ये जो क्षेत्र है, सीमा रेखा से सटे हुए हमने आपको ये जनपद बताए हैं, ठीक है। ये सारे जनपद इनके उधर, इनको सम्मिलित करते हुए इनके उधर जितने भी ये क्षेत्र हैं, जितना भी क्षेत्र है ये क्या है, ये ब्रज क्षेत्र में आता है, ठीक है साथी। इसके बाद अगर हम इस क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर ये पड़ता है इटावा, ठीक। और ये पड़ता है औरैया, ये क्या है, इटावा, और ये है औरैया, ठीक। तो औरैया की सीमा इस क्षेत्र से लगती है, ठीक है। तो इटावा, औरैया, औरैया के बाद अगर देखेंगे तो ये पड़ता है कानपुर देहात, कानपुर देहात। और इधर, इसके इधर ये पड़ता है कानपुर नगर, कानपुर नगर, ठीक है। कानपुर नगर के इधर देखेंगे तो ये उन्नाव मिलेगा, उन्नाव, ठीक। उन्नाव के बाद इधर रायबरेली, रायबरेली। और रायबरेली के बाद यहाँ पर ये आपको बाराबंकी मिलेगा, क्या मिलेगा, बाराबंकी। बाराबंकी के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर सीतापुर मिलेगा, सीतापुर। और सीतापुर के बाद ये पूरा आपका हो गया लखीमपुर, लखीमपुर, ठीक है साथी। तो ये जो क्षेत्र है कौन सा, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और लखीमपुर, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र किस में आता है, ये पूरा क्षेत्र ये आता है आपका अवध में, ये वाला, ठीक है। और इधर वाला ये ब्रज क्षेत्र हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर पड़ता है आपका जालौन, क्या पड़ता है, जालौन। जालौन के बाद यहाँ पर ये पड़ती है झांसी, झांसी, ये झांसी जनपद है। और ये ललितपुर, ललितपुर, ठीक है साथी। इसके बाद यहाँ पर अगर देखें ये पड़ता है महोबा। और महोबा के जस्ट ऊपर अगर ये वाला जो है ये पड़ता है हमीरपुर, क्या पड़ता है, हमीरपुर। हमीरपुर के बाद इसको देखें तो ये बांदा है। और ये क्या है, चित्रकूट, चित्रकूट। तो ये वाला जो क्षेत्र है साथी, ये क्षेत्र ये पूरा किस में आता है, ये आता है
बुंदेलखंड में। ठीक, इसके बाद इलाहाबाद का कुछ पूर्वी हिस्सा और ये सोनभद्र, ये किस में आता है? बघेलखंड में। बघेलखंड, ये हो गया सोनभद्र, सोनभद्र। इसके बाद इधर जो भी ज़िले बचते हैं ये सारे ज़िले किसके हैं? पूर्वांचल के हैं। ठीक है साथी, ये हो गए पूर्वांचल के। तो कहने का मतलब है इसमें लगभग, इसमें कितने ज़िले हैं? इसमें 22 ज़िले हैं और इसमें 14 ज़िले पड़ेंगे और इसमें 31 ज़िले, और ये एक हो गया, एक ज़िला ये हो गया। इसके बाद ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, अर्थात जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में कितने ज़िले हो गए? 7 ज़िले। ठीक है साथी, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के आप लोगों को लोक नृत्य पढ़ने हैं। ठीक, तो देखते हैं ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्यों को। ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। ठीक है, ये जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, हमने आपको बताया कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से इसमें मथुरा और वृंदावन का क्षेत्र आता है। कौन सा आता है? मथुरा और वृंदावन का। ठीक है, मुख्य रूप से अगर देखें, मुख्य रूप से तो इसमें मथुरा और वृंदावन का क्षेत्र आता है। ठीक है साथी, ये वृंदावन मथुरा का ही वहीं पास में ही एक शहर है। ठीक, ये जो है मथुरा, इस मथुरा को पहले एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है सूरसेन। सूरसेन, इस नाम से भी प्यारे साथी इस मथुरा को जानते हैं। तो जो ब्रज क्षेत्र है इसमें क्या होता है, चूँकि भगवान श्री कृष्ण से ये क्षेत्र जुड़ा हुआ है, उनकी ये कहीं न कहीं उनका ये क्षेत्र रहा है, उनकी ये जन्मस्थली रही है, तो उन्हीं से संबंधित, उनकी बाल लीलाओं से संबंधित, उनकी पौराणिक कथाओं से संबंधित, उनकी किशोरावस्था से संबंधित बहुत सारे नृत्य यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है साथी, तो ब्रज क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नृत्य किए जाते हैं। ठीक है साथी, क्या किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नृत्य किए जाते हैं। एक बार क्या होता है कि 4 गोपियाँ ये पानी लेके आ रही थीं, घड़ा अपने सर पर रखे हुए थीं, और जब ये गोपियाँ आ रही थीं तो भगवान श्री कृष्ण रास्ते में एक पेड़ पर झूल रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि गोपियाँ आ रही हैं, भगवान श्री कृष्ण वैसे भी नटखट थे और उन्होंने कंकड़ उठाया और उनकी मटकी में मार देते हैं। क्या होता है? तो फिर मटकी फूट जाती है, और जब फूट जाती है तो गोपियाँ बहुत नाराज़ होती हैं। तो क्या कहती हैं, देखिए। हमने आपको बताया कि 4 गोपियाँ थीं, ये 4 गोपियाँ हैं। ध्यान से इनको देखते रहिए। क्या है? 4 गोपियाँ हैं और ये अपने ऊपर ये मटकी रखे हुए हैं, पानी भर के लाई हैं। ठीक, ये पानी भर के लाई हैं। होता क्या है कि जब ये गाना गुनगुनाते हुए, भजन कीर्तन गुनगुनाते हुए जब ये आगे बढ़ी तो रास्ते में क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष पर
एक झूला डाले हुए और झूल रहे थे। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने इनको देखा, एक कंकड़ उठाते हैं और मार देते हैं। इनकी मटकी फूट जाती है। तो जब इनकी मटकी फूट गई तो इन्हें ये कृत्य बिल्कुल भी रास नहीं आया। तो होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो 4 महिलाएं हैं, 4 गोपियां हैं, ये अपने ऊपर क्या रखे हुए हैं, एक घड़े के साथ में हैं। किसके साथ में हैं? मैं घड़ा के साथ में हैं। सभी के पास घड़ा है, ठीक है। और ये कीर्तन गुनगुनाते हुए, कीर्तन गाते हुए जा रही हैं। क्या गाते हुए जा रही हैं? कीर्तन गाते हुए जा रही हैं। बस देखते रहिए साथी, ये हम क्यों बता रहे हैं, ये चीज़ आपको बाद में ही अभी समझ में आएगी। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और ये इसमें सारे वो लोक नृत्य छिपे हुए हैं जो ब्रज क्षेत्र के हैं। आपको सारे याद हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं कभी भी। तो जो 4 गोपियां हैं, मैं घड़ा के जा रही हैं, कीर्तन गाते हुए जा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर झूला झूल रहे हैं। क्या झूल रहे हैं? झूला। इन्होंने कंकड़ उठाया और मटकी में मार दिया। और जब मटकी में मार दिया तो ये काम गोपियों को रास नहीं आया। ठीक है साथी। अब आप देखें कि ये सारे लोक नृत्य इसमें समाहित हो गए। 4 का मतलब हो गया चरकुला। मैं का मतलब मैं यानी मयूर नृत्य, घड़ा नृत्य, कीर्तन नृत्य, ठीक। इसके बाद झूला नृत्य, ठीक। रास से 2 नृत्य हो जाएंगे। एक तो रासलीला और रसिया। कितने हो गए साथी? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है साथी। कितने हो गए लोक नृत्य? 7 हो गए। तो ये जो 7 लोक नृत्य हैं, ये साथी कहाँ के हैं? ये ब्रज क्षेत्र के हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो चरकुला है, चरकुला जो लोक नृत्य है, इसमें क्या होता है कि कुछ महिलाएं होती हैं और वो महिलाएं घूंघट की ओट में होती हैं, मतलब नकाबपोश महिलाएं होती हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि एक लकड़ी का पहिया होता है और उस पहिए पर कुछ दीपकों की संख्या लगभग 108 होती है और 108 दीपक जला करके उस पहिए पर रखती हैं और पहिए को सिर पर रख करके ये कहीं न कहीं नाचती हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि घूंघट वाली महिलाएं, ठीक, ये क्या करती हैं? एक लकड़ी का पहिया होता है और इस पहिए पर लगभग 108 दीपक जला करके वो रख लेती हैं और सिर पर इस पहिए को रखकर नृत्य करती हैं। ठीक है। ऐसा माना जाता है साथी कि ये जो नृत्य होता है, ये राधा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में होता है। ठीक है साथी। और ये होली के तीसरे दिन होता है। तीसरे दिन किया जाता है। ठीक साथी। तो चरकुला ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। घूंघट वाली महिलाएं करती हैं। लकड़ी का एक पहिया होता है जिस पर 108 दीपक जला करके रखे जाते हैं और इस पहिए को सिर पर रख लिया जाता है और पहिया सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है। कहीं न कहीं ये माना जाता है कि राधा जी के
जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसे किया जाता है और ये होली के तीसरे दिन होता है। ठीक है साथी, अगला देखते हैं। अगला जो लोक नृत्य है वो है मयूर। मयूर, तो ये जो मयूर नृत्य है साथियों, जो मोर के पंख होते हैं, वस्त्रों में मोर के पंख लगे होते हैं, उन्हीं वस्त्रों को पहन करके कहीं न कहीं जो लोग हैं वो डांस किया करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मयूर नृत्य। इसके बाद घड़ा नृत्य। घड़ा नृत्य ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक पहिया होता है, वो रथ या किसी बैलगाड़ी का पहिया हो सकता है। उस पहिए पर बहुत सारे घड़े रखे जाते हैं और घड़े रख कर के सर पर वो पहिया रख लिया जाता है, उस पर घड़े रख लिए जाते हैं और इसके बाद नृत्य किया जाता है। ठीक है साथी, तो ये हो गया घड़ा नृत्य। कीर्तन नृत्य, जो कीर्तन नृत्य है, कीर्तन नृत्य, इसमें क्या होता है कि भगवान कन्हैया से संबंधित कुछ भजन होते हैं जो वाद्य यंत्रों के साथ कहीं न कहीं गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कीर्तन नृत्य। और झूला, झूला नृत्य। झूला नृत्य ये सावन महीना में, जो सावन का महीना होता है, श्रावण जो महीना होता है, उसमें क्या होता है कि ये मंदिरों में झूला डाला जाता है, भगवान कन्हैया इसको झूलते हैं और कहीं न कहीं जो गोपिकाएं हैं वहाँ नृत्य करती हैं, इसे कहते हैं झूला नृत्य। रासलीला, तो ये जो रासलीला होती है साथी, इसमें अगला है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, है ना। तो अगला है छठवां, रासलीला। रासलीला, रास का मतलब क्या होता है? रास का मतलब होता है मीठा, मीठा, मधुर, अमृत, और लीला का मतलब होता है कार्य, कार्य या खेल। ठीक, अर्थात मीठा कार्य, मीठा खेल, मतलब ये है कि प्रेम भरा नृत्य, ऐसा नृत्य जिसमें भगवान कन्हैया के प्रति गोपिकाओं का प्रेम दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? रासलीला कहते हैं। इसमें जो कृष्ण भगवान हैं उनके बचपन, किशोरावस्था और कहीं न कहीं राधा और कृष्ण के बीच जो प्रेम है वो प्रेम गोपिकाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गोपिकाओं के द्वारा इस प्रेम को भगवान कन्हैया के प्रति दिखाया जाता है, तो इसे कहते हैं रासलीला। ठीक है साथी, इसके बाद रसिया। ये जो रसिया है, ये कहीं न कहीं एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, जिसको क्या कहते हैं? जोकर। एक जोकर होता है जो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर क्या करता है? ये हंसी मजाक की बातें करता है। ठीक है, हर्षोल्लास के साथ अभिनय करता है। ठीक है साथी, क्या करता है? हर्षोल्लास के साथ अभिनय करता है। तो जो ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य हैं वो सारे साथी आप लोगों को याद हो गए होंगे, आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। तो पहला आपको हमने बताया क्या? चरकुला। ये आप केवल ध्यान रखिए, क्या होता है कि गोपियाँ, 4 गोपियाँ गईं और पानी भर के जब आ रही थीं तो क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण झूला झूल रहे थे और उन्होंने कंकड़ मार दिया। इसी कहानी में वो सारे लोक नृत्य छिपे हुए हैं।
ठीक है, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो प्यारे साथियों, जो लोग नए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग हमारी पिछली क्लास ज़रूर देख लें, और पिछली क्लास देखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए आपको पिछली क्लास अभी जाकर के प्लेलिस्ट से देख लेनी चाहिए। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्लास को लाइक करें, चैनल को प्यारे साथियों सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य प्रमुख लोक नृत्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।